हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल वाले चैप्टर को बेटा आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इजी वे में। बेटा देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी वे में क्लियर कराए जाएंगे। प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए और साथ साथ मेरे याद करने की कोशिश भी कीजिए। सेल क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। इसके बारे में थोड़ी सी अगर हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन देखी जाए तो हम इतनी बातों को याद रखेंगे बेटा, जरूरी है। अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है मीन्स लिटिल रूम। लिटिल रूम, छोटा सा कंपार्टमेंट। छोटे से लिटिल रूम को लैटिन वर्ड में बोला गया सेल। तो सेल को डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। और बेटा रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कोई प्लान डिस्कवरी नहीं थी, इसे आप एक एक्सीडेंटल कह लीजिए। क्योंकि देखिए, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने जब चीजों को ऑब्जर्व किया तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो बोतल का जो कॉर्क होता है लकड़ी का, उसकी पतली पतली सी स्लाइसेस काटी और उन स्लाइसेस को जब देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसमें उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, पी हाइव लाइक स्ट्रक्चर सेल। और उसका नाम जो है बेटा सेल बाद में पड़ा था 1665 में। बाय यूजिंग सेल्फ डिजाइन। और ये बेटा कैसा था, बहुत प्रिमिटिव टाइप का था, एडवांस टाइप का नहीं था, प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप यूज किया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, सेल नाम दिया था इन्होंने। और इनके ऑब्जर्वेशन थे, ही ऑब्जर्व हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इन थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। की पतली पतली सी स्लाइसेस काट के जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे इनको, और उनका नाम रखा इन्होंने सेल। एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर by using advanced microscope। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था वो रॉबर्ट हुक से थोड़ा एडवांस था, इसलिए पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। और बेटा ये डिस्कवरी कब किया था, ईयर याद रखिए आप, 1674 में। एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम आप याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा क्या किया था और किस ईयर में किया था, ये इन्होंने किया था 1831 में। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट बेटा किसको जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। कब किया था, 1831 में। सेल फिल्ड विद अ फ्लूइड नोन एज, और उस फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे, प्रोटोप्लाज्म नाम देंगे। इसके अंदर, सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोला गया प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म टर्म जो था वो किसने दिया था, दिस टर्म coined by परकिंजे 1839 में।
सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। इसकी डिस्कवरी बेटा रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, एक अपना माइक्रोस्कोप बनाकर। ल्यूवेनहॉक ने थोड़ा एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप बना करके फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में देख ली थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा गया, और ये टर्म परकिंजे ने दिया था 1839 में। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको सेल की हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी को दिया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर के, स्लीडन एंड स्वान ने, गिवन बाय, एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका क्या नाम था, स्लीडन, 1938 में, एंड एक जूलॉजिस्ट थे, उनका नाम था स्वान, 1839 में। क्या प्रिंसिपल थे सेल थ्योरी के, सेल थ्योरी में क्या क्या बातें इन्होंने बताई थी। देखिए, पहली बात जो आपको याद रखनी है सेल थ्योरी में, वो बेटा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बना हुआ है हर एक ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो इसका पॉइंट बताया गया, प्रिंसिपल दूसरा जो था बेटा, सेल को बेसिक यूनिट कहा गया, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया। ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई है, तो इसलिए सेल को बोला गया स्ट्रक्चरल यूनिट, और सारे फंक्शन सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं, इसलिए सेल को कहा गया बेटा फंक्शनल यूनिट। अ सेल इज द basic unit of life of the structural organization of an organism। तीसरा पॉइंट इसमें बेटा क्या ऐड किया गया, सेल्स arise from pre-existing cells। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो बेटा हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुआ है, मींस पहले से जो सेल प्रेजेंट थी उनसे ही नई सेल बनी है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का बेटा एक्सेप्शन क्या है, वायरस, क्योंकि बेटा ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। जब ये लिविंग बॉडी होस्ट बॉडी के अंदर होता है तो ये लिविंग की तरीके से बिहेव करता है, और जब होस्ट बॉडी से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, इसलिए बेटा ये सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है। अब देखिए, मजे की बात ये है कि सेल थ्योरी जो स्लीडन एंड स्वान ने दिया था वो इनकम्प्लीट थी। इन्होंने जो बेटा सेल थ्योरी दिया था, ये सेल थ्योरी ये कैसी थी, इनकम्प्लीट थी, ये पूरा कंप्लीट शेप नहीं दिया था, क्योंकि ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा स्लीडन एंड स्वान ने नहीं दिया था। सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये स्लीडन एंड स्वान नहीं बता पाए थे। तो बेटा ये पॉइंट किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने ये पॉइंट दे करके सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। तो हम ये बोल सकते हैं कंप्लीट शेप ऑफ द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो। तो बेटा यहां पर एक नोट में पॉइंट लिख लीजिए आप, कंप्लीट शेप of cell theory was given by Rudolf Virchow 1855 में। He explained new cells are arising from pre-existing cells। और बेटा एक प्रोवर्ब दिया था, उस प्रोवर्ब को जरूर याद रखिएगा, ओमनिस सेलुला
ई सेलुला, ये बेटा एक लैटिन वर्ड में प्रोवर्ब इन्होंने दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लास 9 के लिए सेल थ्योरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन ये दी गई है आपको, ये सफिशिएंट है। देखिए बच्चों, सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हम पढ़ सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस तरह के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं? बेटा नाम से ही क्लियर है, यूनी मतलब होता है वन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल की होती है उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, जो एक सेल के बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिहेव कंप्लीटली as an individual, क्योंकि इसके अंदर बेटा सारी लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक ही सेल के अंदर परफॉर्म हो जाती हैं। तो ये कंप्लीट इंडिविजुअल के फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं। ऑल वाइटल लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन सिंगल सेल। एक ही सेल के अंदर सारी लाइफ की जो वाइटल एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होती हैं। ठीक है बेटे। अब दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, दूसरे टाइप के बेटा क्या है? मल्टी सेलुलर। जैसे एग्जाम्पल हो गया अमीबा, एक सेल का होता है अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनकी बॉडी जो बेटा होती है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ऑर्गेनिजम्स which consist of more than one cell, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा डिफरेंशिएशन पाया जाता है, मींस डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग सेल, क्योंकि वहां पर देखिए यूनिसेलुलर में क्या था बेटा, एक ही सेल थी तो लाइफ की जितनी एक्टिविटी थी वो एक ही सेल के अंदर परफॉर्म हो रही थी। बट जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए तो उसमें काम का बंटवारा हो गया, मींस डिवीजन ऑफ लेबर पाया गया। उनमें डिफरेंट टाइप की सेल ने अपना अपना काम बांट लिया, कोई काम परफॉर्म कर रही है, कुछ सेल का ग्रुप कोई दूसरा काम परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से उसमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। हैव सेवरल ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें। ठीक है। मल्टी सेलुलरिटी के बेटा एडवांटेजेस क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के क्या क्या फायदे हैं? देखिए बेटा, पहला फायदा तो साफ साफ यही है कि डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा। हैव डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर होने से होगा क्या? विच इंक्रीज वर्किंग इफिशियंसी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और बेटा क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में जहां पर भी रहते हैं तो वहां पर वो वेल एडॉप्टेड होते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। बेटर एडॉप्टेशन
एडॉप्टेशन विद एनवायरमेंट। ये अपने एनवायरमेंट के साथ में बहुत अच्छी तरीके से एडॉप्टेड होते हैं, वेल एडॉप्टेड होते हैं। इसी वजह से इनके पास सर्वाइवल के ज़्यादा चांस भी होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास हैव मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। इनके पास बेटा सर्वाइवल के ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ दिक्कत क्या है? एक सेल है, अगर एक ही सेल की डेथ हो गई तो ऑर्गेनिज्म खत्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, बहुत सारी सेल है, मोर देन वन सेल है। तो अगर एक दो सेल अगर डिस्ट्रॉय भी हो गई तो ऐसा नहीं है कि पूरा ऑर्गेनिज्म लॉस हो जाएगा। डेथ ऑफ वन सेल, डेथ ऑफ वन सेल डज नॉट रिजल्ट the death of entire organism। ठीक बेटे, ये बातें समझ में आ गई हैं। ऑर्गेनिज्म नंबर के बेस पर बेटा दो तरह के होंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी एक से सेल से मिलके बनी है, मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज्यादा सेल हो। यूनिसेलुलर ये बिहेव करते हैं एक कंप्लीट इंडिविजुअल के फॉर्म में, क्योंकि एक ही सेल इनके पास है, सारी लाइफ की एक्टिविटी एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होनी है, जैसे अमीबा हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होता है कि सेवरल ग्रेड पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, डिफरेंशिएशन, अलग अलग सेल का काम अलग अलग, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से बेटा वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, इनके पास ज्यादा चांस है सर्वाइवल के, और एक दो सेल की डेथ होने से ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है। इसी वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस बेटा ज्यादा होते हैं। जो सेल के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बेटा बात करें कि सबसे छोटी सेल कौन है, स्मॉलेस्ट सेल, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा के ग्रुप से बिलोंग करता है PPLO, तो एक पॉइंट आप यहां ऐड कर सकते हो, बिलोंग्स टू माइकोप्लाज्मा ग्रुप। इसमें बेटा सेल का साइज जो होता है 1 × 10⁻³ माइक्रोमीटर, ये साइज होता है लगभग सेल का। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल, तो बेटा ये है ऑस्ट्रिच एग। और बेटा अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो वो है बेटा नर्व सेल। ये कुछ बातें थी जो आपको पता होना जरूरी था बेटा। सेल के टाइप हम लोग देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चों, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव, और कैरियन, ये वर्ड देखिए यहां से, कैरियन, इसका मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप का होता है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो पुराने तरह के सेल से मतलब ये हो गया बेटा, उसमें न्यूक्लियस नैक्ड होगा, मींस न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा इसमें, डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इसके बाद बेटा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनील इसके पास नहीं पाए जाते हैं, डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील।
कोई भी सेल ऑर्गेनील बेटा इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड वाले नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं। इसकी बेटा जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो बनी होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन की, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। मेन डीएनए के अलावा भी एक और डीएनए होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड, वो भी इसमें पाया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा बिसाइड्स मेन डीएनए सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नोन एज, जिसे क्या कहेंगे बेटा प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। अगर हम देखें बेटा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होगा बेटा, रिप्रोडक्शन होता है बेटा बाइनरी फिजन के जरिए एंड मल्टीपल फिजन। तो इनकी बॉडी या तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी जिसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन, या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगी जिसे कहेंगे मल्टीपल फिजन। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, कौन सी सेल ऐसी हैं, जैसे बेटा बैक्टीरिया, जैसे माइकोप्लाज्मा, जैसे बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। इन सबको एक ग्रुप में रखा गया है, किंगडम में रखा गया है, जिसे कहते हैं मोनेरा। किस किंगडम में बेटा रखे गए हैं सब, मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं, ये याद रखिएगा। थोड़ी सी बात कर ली जाए यूकैरियोटिक सेल की। यू मीन्स होता है बेटा ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। वेल डेवलप न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास बेटा वेल डेवलप न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस बेसिस पे इनको कहा गया एडवांस टाइप के, और उनको बोला गया यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील आर प्रेजेंट। इसका बेटा एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल की कैटेगरी में प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, ये बेटा सारे यूकैरियोट्स हैं। देखिए बच्चों, बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा बेटा, आप इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन याद रखिए। बेटा देखिए, ये जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अगर बेटा ये हार्ड है तो कैप्सूल कहलाएगा, और अगर सॉफ्ट है तो इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। और ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होता है सबसे बेटा, जो कैप्सूल इसका होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होता है। जो दूसरी लेयर है बेटा ये वाली, ये कहलाती है सेल वॉल, जो सेल्यूलोजिक नहीं होती है, मीन सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती है। ये बेटा बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और जो सबसे अंदर की लेयर है बेटा ये कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों लेयर मिल करके बेटा, ये तीनों लेयर मिल करके क्या बनाती हैं? सेल इन्वेलप बनाती हैं, सेल इन्वेलप बनाती हैं। तो बैक्टीरिया का बेटा जो सेल का इन्वेलप होता है, बैक्टीरियल सेल का 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। सबसे आउटर बेटा होता है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, जिसे कैप्सूल या स्लाइम लेयर बोलेंगे। उसके नीचे सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, और सबसे अंदर की वॉल जो होती है बेटा वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है इसमें, जिसे कहते हैं मीजोसोम। ये है बेटा मीजोसोम। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बेटा बैक्टीरिया की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? मीजोसोम है। वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है मीजोसोम। इसमें ये वाले स्ट्रक्चर बेटा कहलाएंगे राइबोसोम। राइबोसोम जो 70S टाइप के होंगे। इसके बेटा इसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, इसे बोलेंगे, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है ये। और प्लाज्मिड भी इसमें होगा, प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मिड। ये फ्लैजिला कहलाता है, फ्लैजिला। और ये हेल्प करता है बेटा लोकोमोशन में, हेल्प इन लोकोमोशन। ये कहलाती है बेटा पिलाई। ये है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल कुछ ऐसी दिखेगी बेटा, ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, बैक्टीरिया का डायग्राम बनाने के लिए आता है। देखिए बच्चों, ये डायग्राम एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में बेटा ये देखिए कुछ लेबलिंग हम लोग कर लेते हैं। ये है क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर बेटा सेल वॉल भी हो सकती है, अगर प्लांट सेल होगी, या फिर अगर फंगस की सेल है तो उसमें भी सेल वॉल मिल जाएगी। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में कॉमन होती है। जैसे बेटा देखिए ये लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम। ये बेटा क्या है? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर देखिए बेटा कुछ बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है राइबोसोम, राइबोसोम। और इसमें बेटा 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये बेटा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। और ये रहा बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसका बेटा है DNA। और ये इसका है न्यूक्लियोलस। ये रहा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। अगर प्लांट सेल है तो बेटा उसमें कुछ स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में बेटा क्या क्या आप ऐड कर दोगे? एक्स्ट्रा सेल वॉल ऐड कर दोगे, जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की, किसमें? प्लांट में। और बेटा क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा वैक्यूल, ये बेटा एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है? वो है बेटा सेंट्रियोल। एनिमल सेल की बात की जाए, एनिमल सेल, तो उसमें बेटा सेंट्रियोल जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लाइसोसोम है वो रेयर है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में अबेंडेंट है। इसके अलावा जितने भी
सेल बाउंडेड ऑर्गेनील्स है वो दोनों में पाए जाएंगे, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। और वैक्यूल अगर बेटा एनिमल सेल में होंगे तो बहुत छोटे होंगे, और यहाँ पर जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा। ये बेटा डिफरेंसेस समझ में आ गए प्लांट और एनिमल सेल में। यूकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर आप नोट डाउन कर लीजिए जिनको याद रखना जरूरी है बेटा। जैसे डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। और अगला पॉइंट जैसे बेटा डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। राइबोसोम बेटा, राइबोसोम एटीएस टाइप का होगा, याद रखिएगा। और बेटा सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में बेटा ये एब्सेंट होता है। अगला सेल डिवीजन कैसे होगा, सेल डिवीजन ये बेटा होगा स्पिंडल फॉर्मेशन करके, बाय स्पिंडल फॉर्मेशन। ये कुछ पॉइंट है बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये प्लांट और एनिमल सेल, ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल, और ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल। देखिए इसमें ऐसे कुछ डिफरेंसेस देख लीजिए। यहां पर बेटा ये सेल वॉल है, और क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट, और वैक्यूल। ये स्ट्रक्चर कुछ एक्स्ट्रा है प्लांट सेल के पास। एनिमल सेल के पास बेटा सिर्फ सेंट्रियोल एक्स्ट्रा है। देखिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में है बेटे। गोल्जी बॉडी, देखिए बच्चों यहां पर है गोल्जी बॉडी, और यहां पर भी है गोल्जी बॉडी। न्यूक्लियस, तो यहां पर भी है बेटा न्यूक्लियस, और यहां पर भी है न्यूक्लियस। ईआर यहां पर है बेटा, और यहां पर भी है। साइटोप्लाज्म इसके पास भी है और इसके पास भी है। रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास भी बेटा है और इसके पास भी है। रिजर्व फूड मटेरियल दोनों के पास है, बट आप थोड़ा सा याद रखिए कि प्लांट सेल में अलग होता है और एनिमल सेल में अलग होता है। देखिए प्लांट सेल में बेटा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च एंड फैट के फॉर्म में होता है, और एनिमल सेल में अगर हम बात करें बेटा तो ये ग्लाइकोजन एंड फैट के फॉर्म में होता है। ये बातें समझ में आ गई बेटा दोनों में। तो ये प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस थे जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, और डायग्राम भी आप क्लियर कर लीजिए, बहुत टफ नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। बच्चों मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के आप इतना कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर कीजिए। अगर ये क्लियर हो जाएगा देन अगली क्लास में और मजा आएगा पढ़ने में, चीजों को और क्लियर करने में और अच्छा लगेगा। ठीक है बेटे, ओके बाय बेटा।